हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बिल्कुल स्वस्थ मस्त और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो गाइस, आज हम प्राकृतिक चिकित्सा की इकाई 5 स्वास्थ्य एवं रोग का अर्थ, स्वास्थ्य का अर्थ भी पढ़ेंगे, उसकी परिभाषा के बारे में भी पढ़ेंगे, रोग के बारे में भी पढ़ेंगे कि रोग का अर्थ क्या है और रोग की परिभाषा क्या है। एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वास्थ्य एवं रोग का अर्थ एवं परिभाषा। सबसे पहले पढ़ेंगे उद्देश्य। स्वास्थ्य का अर्थ एवं परिभाषा। मानव स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण बिंदु, मानव स्वास्थ्य की मौलिक आवश्यकताएं, रोग की अवधारणा, रोग की परिभाषा एवं अर्थ, रोग के कारण, रोगी शरीर की पहचान, रोग के प्रकार और अंत में प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। और फिर संदर्भ ग्रंथों की सूची देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उद्देश्य को। स्वास्थ्य किसे कहा जाता है? सबसे पहला क्वेश्चन ही यही आता है कि स्वास्थ्य किसे कहा जाता है, क्या होता है स्वास्थ्य? स्वास्थ्य रोग विहीन शरीर को माना जा सकता है। स्वास्थ्य के विषय में WHO की संशोधित परिभाषा क्या कहलाती है? स्वास्थ्य शारीरिक ही नहीं अपितु मानसिक, आध्यात्मिक व सामाजिक स्वास्थ्य से भी परिपूर्ण होना आवश्यक है। स्वास्थ्य को स्वस्थ बनाने हेतु किन बिंदुओं को समझते हुए उनकी मौलिक आवश्यकताएं क्या हो सकती हैं, जिनसे हम चारों प्रकार के स्वास्थ्य को प्राप्त किया जा सके। साथ ही हम जान पाएंगे कि स्वास्थ्य की अनुपस्थिति ही रोग की जन्मदात्री है, अर्थात रोग क्या है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम इस इकाई में पढ़ेंगे। उसका अर्थ एवं परिभाषा तथा उसके कारण जिनमें रोग आते हैं और रोगी शरीर को हम किस प्रकार पहचान कर सकते हैं, कि किस शरीर के बारे में पता चलेगा कि इसमें रोग है या इसमें नहीं है, वो कौन से लक्षण होंगे जिससे हम ये पहचान कर सकेंगे। रोग कितने प्रकार से हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं, इसके बारे में भी देखेंगे। उनके मुख्य स्रोत क्या हो सकते हैं, रोग के मुख्य स्रोत क्या हो सकते हैं, ये आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ एवं परिभाषा। शरीर, मन तथा शरीर के विभिन्न अंगों का आपस में तालमेल बनाते हुए एक रूपता में व्यवस्थित तीर पर कार्य करना ही स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य उन तत्वों एवं शक्तियों का पूर्ण रूपेण कार्य करना होता है जो मानव अस्तित्व को निर्माण करने वाले भौतिक, मानसिक एवं नैतिक स्तरों पर व्यक्तियों के अस्तित्व के लिए आवश्यक प्रकृति के निर्माणकारी सिद्धांत के अनुरूप होते हैं। स्वास्थ्य, स्वस्थ रहना और स्वास्थ्य को बनाए रखने की बात सदियों से चलती रही है। समय के बदलते रूप के साथ इसका स्वरूप भले ही बदलो, लेकिन इसके प्रति लोगों का आकर्षण सदैव बना रहा है। आज प्रत्येक व्यक्ति स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के तौर तरीके अपनाता है, जिसमें औषधि का ज्ञान लिया जाना, अन्य क्रियाकलापों का किया जाना तथा अन्य भी ढेर सारे क्रियाकलाप शामिल होते हैं। हमारे लिए यह जानना काफी क्रियाकलाप शामिल होते हैं हमारे लिए यह जानना काफी क्रियाकलाप शामिल होते हैं। हमारे लिए यह जानना काफी आवश्यक है। यह लाइन गलत है। हमारे लिए यह जानना काफी क्रियाकलाप शामिल होते हैं, ये लाइन गलत है। ठीक है, यहीं से शुरू करते हैं। आज प्रत्येक व्यक्ति स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के तौर तरीके अपनाता है। उन तौर तरीकों में क्या आता है, जैसे कोई बीमार हो गया, ठीक है, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, उसको बुखार आ गया तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, वो सोचेगा कि नॉर्मल है, जस्ट नॉर्मल है, तो अपन नॉर्मल टैबलेट्स ले लेंगे, पैरासीटामोल ले लेंगे। तो उससे वो स्वस्थ होने के लिए ये तौर तरीके अपनाता है, जिसमें औषधि का लिया जाना। सबसे पहले क्या करते हैं, औषधि ही लेंगे, टैबलेट्स लेंगे।
अन्य क्रियाकलापों का किया जाना तथा अन्य भी ढेर सारे क्रियाकलाप शामिल होते हैं। हमारे लिए यह जानना काफी आवश्यक है कि स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य क्या होता है यह जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। सरल शब्दों में रोगों की अनुपस्थिति ही स्वास्थ्य कहलाती है। अगर स्वास्थ्य की नॉर्मल परिभाषा देखें, सरल परिभाषा देखें, तो इसकी परिभाषा यही है कि रोगों की अनुपस्थिति ही स्वास्थ्य कहलाती है। प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार पंच तत्वों का अनु संतुलन ही स्वास्थ्य है। अब प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार क्या होगा? पंच तत्वों का संतुलन होना ही स्वास्थ्य है। इन तत्वों में असंतुलन ही रोगों के प्रादुर्भाव का मुख्य कारण होता है। अगर ये तत्व असंतुलित हो जाएंगे तो रोगों का प्रादुर्भाव होगा, वो ही उसका मुख्य कारण होता है। इससे हमारे स्वास्थ्य को काफी नुकसान पहुंचता है। लेकिन WHO के अनुसार किसी भी व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक व सामाजिक इन सभी दृष्टिकोणों से पूर्ण स्वस्थ होने की अवधारणा ही स्वास्थ्य कहलाती है। आज आधुनिक जीवन शैली में स्वास्थ्य को प्राप्त करने तथा अपने आप को रोग मुक्त रखने के लिए चिकित्सा विज्ञान द्वारा काफी प्रयास किए जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन हो रहे अनुसंधानों, चिकित्सा की विभिन्न पद्धतियों में मशीनों, निदानों, डॉक्टरों और अस्पतालों की बढ़ती संख्या के बावजूद रोग और रोगियों दोनों की संख्या में काफी वृद्धि हो रही है। इस स्थिति के पीछे का मुख्य कारण यह है कि आज हमारा सारा ध्यान स्वास्थ्य की चिंता करने के बजाय बीमारियों को दूर करने में लगा रहता है। हम क्या चाहते हैं? बीमारी दूर हो जाए हमसे। हम स्वास्थ्य को प्राप्त करने के बजाय बीमारी को मिटाने में ही लगे रहते हैं। वर्तमान चिकित्सा पद्धतियों का ध्यान भी स्वास्थ्य को पूर्ण अवधारणा को प्राप्त करने के बजाय रोग पर केंद्रित होता है। दुर्भाग्यवश आज हम स्वास्थ्य की पूर्ण अवधारणा से अनजान हैं। वर्तमान पद्धतियों के सहारे हमें रोगों के कारणों का पता तो चल जाता है, लेकिन हम स्वस्थ रहने के महत्वपूर्ण कारणों को नजरअंदाज करते चले जाते हैं। हमारे अस्वस्थ रहने का मूल कारण यही है। शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना अपने आप में शरीर में किसी प्रकार के रोग होने और शरीर रूपी मशीन के सही ढंग से कार्य करने को शामिल करती है। शरीर और इसके अंगों के बीच कार्यात्मक क्षमता का अभाव व अस्वस्थ होने की स्थिति की तरफ इशारा करती है। लेकिन शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ साथ हमारा मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना भी आवश्यक है। मानसिक रूप से स्वस्थ होने का अर्थ यह होता है कि हमारा मानसिक रूप से ये लाइन शायद गलत है कि हमारा मानसिक रूप से स्वस्थ होता है, कि यहाँ होना चाहिए, ये लाइन नहीं है, यहाँ से शुरू है। हमारा मानसिक संतुलन ठीक हो और हमारे क्रियाकलापों व आचरण द्वारा किसी भी प्राणी व जीव जंतु को कोई नुकसान न पहुँचे। आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होने का अर्थ यह है कि हम उस सर्वशक्तिमान ईश्वर में पूर्ण आस्था रखते हुए अपने आप में आत्मा के मूल गुणों को समाहित करते हुए अपने जीवन में राम नाम की अवधारणा को शामिल करें। सामाजिक रूप से स्वस्थ होने का अर्थ यह है कि हमारे सभी सामाजिक सरोकार और संबंध ठीक ठाक हो। अपने सामाजिक कर्तव्यों का पूर्ण रूपे निर्वाह करते हुए हम अपने जीवन को सार्थक बना रहे हों। उपरोक्त बातों को अगर हम अपने जीवन में शामिल करते हैं तो हम पूर्ण स्वास्थ्य की अवधारणा को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। ड्यूबोस को इस संदर्भ में कहना है कि स्वास्थ्य वह अवधारणा है जिसमें रोग, असुविधा तथा दर्द आदि अत्यंत न्यून होते हैं तथा पर्यावरण के साथ सतत सामंजस्य बना रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप सभी शारीरिक एवं मानसिक क्रियाएं उच्चतम स्तर पर चलती रहती हैं। सामान्यतः अगर हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द, सूजन, खिंचाव और इस प्रकार की अन्य कोई भी परेशानी न हो तो हम अपने आप को स्वस्थ कह सकते हैं।
शरीर के सभी अंगों को उचित अनुपात में विकसित होकर पूर्ण रूपेण क्रियाशील होना भी एक महत्वपूर्ण कारक है। इस सब के साथ कुछ अन्य स्थितियां, जैसे सारी इंद्रियों का अच्छी तरह कार्य करना, स्वच्छ त्वचा, चमकदार आंखें, काले घने बाल, संतुलित श्वास, भूख प्यास का संतुलित होना, गहरी नींद और सोच आदि क्रियाकलापों का ठीक होना भी उच्चतम स्वास्थ्य के लिए जवाबदेही होता है। अब आती है स्वास्थ्य की परिभाषा। समस्त शारीरिक परेशानियों और कष्टों के अभाव में स्थिति वाला शरीर, मन और चेतना की अवस्था को स्वास्थ्य कहते हैं। ये डेफिनेशन अंडरलाइन कर लेना। समस्त शारीरिक परेशानियों और कष्टों के अभाव में, अर्थात शारीरिक परेशानियां भी न हो और कष्ट भी न हो, में वो स्थिति वाला शरीर, मन और चेतना की अवस्था को स्वास्थ्य कहते हैं। इस अवस्था में हम अपने सभी शारीरिक और मानसिक कार्यों को समय पर तथा पूरी क्षमता के साथ पूर्ण कर सकते हैं। इसमें व्यक्ति की आनुवांशिक और वातावरणीय स्थिति के साथ उसकी दिनचर्या का संतुलन पूर्ण गुणवत्ता के साथ होता है। इस संदर्भ में पहले बताई गई WHO के द्वारा दिए गए पूर्ण स्वास्थ्य की परिभाषा पर भी ध्यान दिया जाना जरूरी है। मानव स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण बिंदु। मानव स्वास्थ्य को मानव शरीरों के अंदर अथवा बाहर के वातावरण में नहीं, बल्कि मानव के संपूर्ण वातावरण की पृष्ठभूमि में वैज्ञानिक रूप में आंका जा सकता है। मानव के संपूर्ण वातावरण को आमतौर पर भीतरी वातावरण और बाहरी वातावरण में विभाजित किया जा सकता है। मानव का जीवन इन दोनों वातावरणों का ही परिणाम है। भीतरी वातावरण, यह मानव शरीर के अंदर वाला वातावरण है। इसमें शरीर की सामान्य संरचनाएं और कार्य प्रणाली तथा रोग के दौरान शरीर में जो परिवर्तन होते हैं वे सब सम्मिलित हैं। किसी रोग के ठीक हो जाने के उपरांत भी मानव की अच्छे स्तर वाली कार्य क्षमता के विकास और उसे बनाए रखने के लिए उसका ध्यान दिया जाना काफी आवश्यक होता है। सकारात्मक अथवा वांछित स्वास्थ्य की आधुनिक संकल्पना यही है। बाहरी वातावरण, इसमें उन सारे पहलुओं को शामिल किया जा सकता है जो मानव शरीर के बाहर है और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए इनका भी उतना ही महत्व है जितना भीतरी वातावरण का। इसमें शंका की कोई गुंजाइश ही होती है कि मानव के चारों ओर का वातावरण हमेशा आंतरिक वातावरण को प्रभावित करने के लिए कार्यरत रहता है। बाहरी वातावरण को भौतिक, जैविक तथा सामाजिक 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। वैसे तो वातावरण का दायरा काफी व्यापक है, लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जिन पर नियंत्रण रखा जाना काफी आवश्यक है और इन्हीं चीजों का ख्याल रखते हुए कोई भी समाज स्वास्थ्य के इष्टतम स्तर, रोग के निम्नतम स्तर और आयु की अधिकतम पराकाष्ठा तक पहुंच सकता है। भौतिक वातावरण, हवा, पानी और भौतिक वातावरण को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। हवा और पानी जो है वो भौतिक वातावरण को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक है। जीवधारी प्राणियों का अस्तित्व हवा के अभाव में तत्क्षण खतरे में पड़ सकता है। शरीर का लगभग 70% पानी का होता है और शेष तत्वों की आपूर्ति भोजन द्वारा की जाती है। यहाँ आपूर्ति होना चाहिए, ठीक है। शरीर की लगभग 70% आपूर्ति पानी द्वारा होती है और शेष तत्वों की आपूर्ति भोजन द्वारा की जाती है। ये 3 अनिवार्य अवयव मानव के लिए आवश्यक है। स्वास्थ्य के मानव इन 3 आधारभूत अवयवों की गुणवत्ता और मात्रा पर ही निर्भर करते हैं। इस तरह व्यक्तियों, परिवारों अथवा समुदायों में रोग का स्तर भी इन महत्वपूर्ण पदार्थों के उतार चढ़ाव पर ही निर्भर करता है। हमारी आधुनिक जीवन शैली के कारण उत्पन्न हुए भयावह स्थितियों जैसे अत्यधिक प्रदूषण, शोर शराबा,
भागम भाग और इस प्रकार के अन्य भी कई कारकों ने उपरोक्त बताए गए तीनों अवयवों को काफी हद तक प्रदूषित कर लेने के लिए बाध्य है और यह रोगों की उत्पत्ति का एक मूल कारण है। हम सबको पता है कि स्वास्थ्य का स्तर अथवा जीवन की अवधि उसके लिए उसके लिए ली जाने वाली हवा, पिए जाने वाले पानी, खाए जाने वाले भोजन और उस स्वच्छ वातावरण पर निर्भर करती है जिससे मानव जीवन यापन कर रहा है। कि स्वास्थ्य का स्तर अथवा जीवन की अवधि किस पर निर्भर करती है? जो हम हवा ले रहे हैं वह स्वच्छ होनी चाहिए, प्रदूषित नहीं होनी चाहिए। पिए जाने वाले पानी भी दूषित नहीं होना चाहिए। खाए जाने वाले भोजन भी दूषित नहीं होना चाहिए और आसपास के स्वच्छ वातावरण पर निर्भर करता है। जीवन की अवधि इन्हीं कारकों पर निर्भर करती है। सामाजिक वातावरण, समाज, संस्कृति, शिक्षा, सभ्यता, सामुदायिक संगठन, आर्थिक परिस्थितियां आदि ही मानव के सामाजिक वातावरण का निर्माण करती हैं। आज रोगों की प्रवृत्ति में सामाजिक वातावरण महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। रहन सहन, शिक्षा व विकास का स्तर और सामुदायिक स्वास्थ्य एजेंसियों आदि के संगठन के रूप में स्वास्थ्य और रोग के स्तर सामाजिक परंपरा से संगतता रखते हैं। स्वास्थ्य से जुड़े कई पहलू तकनीकी और वैज्ञानिक होने की अपेक्षा अधिकांशतया समाज शास्त्रीय व प्रशासन संबंधित है। फिर आता है जैविक वातावरण। मनुष्य के चारों ओर जीवधारियों का संसार ही उसका जैविक वातावरण है। स्वास्थ्य की दृष्टि से इस वातावरण का सबसे महत्वपूर्ण कारक सूक्ष्म जीव अथवा रोगाणु होता है। सभी संक्रामक रोग रोगाणुओं द्वारा ही जनित होता है। सभी संक्रामक रोग रोगाणु द्वारा ही जनित होते हैं। ये लाइन 2 बार रिपीट हो गई है आई थिंक। विकास क्रमों के परिणाम स्वरूप ये रोगाणु मानव के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और अपने अस्तित्व के संघर्ष में परजीवी के रूप में वृद्धि करते हैं। रोग की प्रघटना को मानव जाति और इन सूक्ष्म जीवों के बीच उत्तर जीवितता के संघर्ष की प्रघटना कहा है। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक व सामाजिक रूप से स्वस्थ होना ही प्राकृतिक स्वास्थ्य है। इसकी पहचान हम निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं। पहला है, मानव शरीर के अंदर सभी क्रियाकलाप सामान्य हो। जो नॉर्मली होते हैं वो सारे क्रियाकलाप होने चाहिए। अपने आप को सदा ऊर्जावान और सक्रिय महसूस करते हो। वाणी में मिठास हो। रचनात्मक और सामाजिक कार्यों को करने में अभिरुचि हो। 5, चेहरे पर हमेशा कांति का भाव हो। 6, आंखों में चमक एवं सत्यता और निर्भीकता का भाव हो। 7, मन हमेशा प्रसन्न एवं हृदय सदैव स्वर्गीय आनंद से ओतप्रोत हो। पर्याप्त मीठी और गहरी नींद आती हो। नियत समय पर भोजन लेने की इच्छा हो। पूरे दिन कार्य करने के दौरान उत्साह का अनुभव करते हो। पेट छाती से कभी भी बड़ा न हो। मादक और उत्तेजक पदार्थ को लेने की बिल्कुल इच्छा न हो। बिना थके लगातार कार्य करने की क्षमता हो। हर अवस्था में चेहरे पर मुस्कान का भाव हो। जीवन के प्रति पर्याप्त सकारात्मक दृष्टिकोण हो। सोच खुलकर और नियमित रूप से आता हो। प्रातः जगने पर तन मन स्फूर्ति और उत्साह से भरा हो। 18, अपने को एक सच्चा मानव बनाने का प्रयास करते हुए अन्य सभी मानवों के प्रति आत्मवत व्यवहार हो। जीवन में राम नाम की अवधारणा का समावेश किया हो। भगवान द्वारा उपहार के रूप में दिए गए इस मानव जीवन को सफल बना रहे हो। उपरोक्त बिंदुओं को सुनिश्चित करने के लिए हमारे द्वारा स्वास्थ्य संबंधी निम्नलिखित प्रमुख कारणों की उपस्थिति अनिवार्य है। सही जल आपूर्ति। पीने के लिए प्रयोग किए जाने वाले जल को
सभी हानिकारक अशुद्धियों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि जल में सबसे खतरनाक रोग उत्पन्न करने वाले रोगाणु होते हैं। नदियों, कुएं आदि से प्राप्त होने वाले जल को पहले छानकर फिर क्लोरीनीकृत करते हुए प्रयोग किया जाना चाहिए। पीने वाले पानी को हमेशा ढककर रखना चाहिए, जो इसे संदूषित होने से बचाता हो। उचित भोजन पर्याप्त मात्रा में। हमें भोजन को हमेशा संयत मात्रा में ही लेना चाहिए और भोजन इस प्रकार का हो जिससे आवश्यक ऊर्जा प्राप्त हो, शरीर की वृद्धि हो, ऊतकों की मरम्मत हो तथा रोगों से प्रतिरक्षा हो। भोजन हमेशा प्रदूषण से मुक्त होना चाहिए। विष्ठा और अन्य मल पदार्थों का स्वास्थ्यकर निपटान। मल पदार्थ से पानी, भोजन और भूमि का बिल्कुल ही संदूषित न होने देना निपटान का सबसे अच्छा तरीका है। इसका सबसे अच्छा उपाय संप्रवाहन या जलवाह प्रणाली का प्रबंध है। आर्थिक कारणों से ऐसा हर जगह किया जाना संभव नहीं है, लेकिन सस्ते और सेवा निरपेक्ष प्रकार के स्वच्छ शौचालय तो बनाए ही जा सकते हैं। इसी प्रकार स्वास्थ्य उपयोगी वातावरण बनाने के लिए अन्य मल पदार्थों, कचरे, बेकार पानी आदि का स्वास्थ्यकर निपटान भी अत्यंत आवश्यक है। अच्छा आवास। यह अच्छे आवास की प्राप्ति और रोगों से बचाव दोनों के लिए आवश्यक है। अच्छे घर में संवातन की सुचारू व्यवस्था होनी चाहिए और पूरे मकान में प्राकृतिक प्रकाश के यथेष्ट रूप से आने का प्रबंध हो। इसी तरह रसोई घर और स्नानघर अलग अलग और शौचालय स्वच्छ होने चाहिए। अंत में यह कहना ज्यादती नहीं होगी कि हवा, पानी, भोजन और मल पदार्थों के निपटान को दृष्टि में रखते हुए रोगों से बचा व दीर्घ जीवन तथा उत्तम स्वास्थ्य और शारीरिक क्षमता के लिए वातावरण का स्वच्छता का उच्च स्तर नितांत आवश्यक है। उपरोक्त सभी स्थितियों का अभाव ही रोगों के प्रादुर्भाव का कारण होती है। स्वास्थ्य की मौलिक आवश्यकताएं। स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। पहला वायु, दूसरा जल, तीसरा आहार, चौथा सूर्य का प्रकाश, 5 शारीरिक श्रम, आवश्यकता अनुसार शारीरिक व्यायाम, 6 4 प्रकार के आराम, पहला शारीरिक, दूसरा मानसिक, तीसरा ऐन्द्रिक, चौथा आंतरिक, 7 गहरी नींद, 8 प्रसन्नता, उपयुक्त मानसिक स्थिति, 9 सामान्य आंतरिक गमहित का एक समान होना, 10 आशावाद, 11 मनोदृढ़ता। उपरोक्त मौलिक आवश्यकताओं से जीवन शक्ति में वृद्धि होती है तथा सभी कार्य शारीरिक तथा मानसिक, बाह्य या आंतरिक, ऐच्छिक या अनैच्छिक, स्वास्थ्यवर्धक या स्वास्थ्यनाशक सुचारू रूप से सकारात्मक बन जाते हैं। रोग की अवधारणा। प्राकृतिक चिकित्सा को छोड़कर अन्य सभी चिकित्सा पद्धतियों में रोगों के बाहरी कारणों को ढूंढा जाता है। जब हमारे शरीर के अंदर कार्य करने वाली प्रणाली शरीर में इकट्ठा होने वाले द्रव के निष्कासन में असमर्थ होती है, तो रोग की स्थिति उत्पन्न होती है। अनुचित अप्राकृतिक जीवन शैली तथा भोगवादी आहार के कारण हमारे शरीर में विषाक्त द्रव्य की मात्रा अधिक हो जाती है। इसी विषाक्त द्रव्य को शरीर से मुक्त करने के लिए शरीर द्वारा जो अतिरिक्त प्रयास किया जाता है, यह स्थिति भी रोग को उत्पन्न करती है। रोग शरीर के कल्याण के लिए प्रकृति द्वारा चलाई जाने वाली एक विशेष प्रक्रिया का ही नाम है। इस बात को ध्यान में रखते हुए बिना दबाए हुए शरीर की इस अवस्था में मदद करनी चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा के अलावा अन्य सभी चिकित्सा प्रणालियों द्वारा रोगों का अस्तित्व माना जाता है। अन्य सभी विभिन्न चिकित्सा प्रणालियों में बीमारियों के कुछ लक्षणों को देखते हुए बीमारियों का नाम दिया जाता है। उपचार प्रक्रिया के दौरान आकस्मिक लक्षण दिखने पर रोग का नाम भी बदल जाता है, किंतु प्राकृतिक चिकित्सा प्रक्रिया अथवा प्राकृतिक चिकित्सा शास्त्र के अनुसार रोगों को नाम दिया जाना न तो महत्वपूर्ण है और न ही उसका निदान है।
क्योंकि हम लक्षणों के आधार पर रोगों के मूल कारणों का पता नहीं लगा सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि रोगों का उपचार बिना उसके मूल कारणों को जाने बिना अत्यधिक फायदेमंद नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में उपयोग की जाने वाली तमाम निदान परीक्षणों की विधियों जैसे एंडोस्कोपी, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई द्वारा निदान किए जाने पर कभी कभी रोगों का पूर्ण निदान नहीं होता है, बल्कि इस दौरान प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न तरंगों के प्रभाव द्वारा शरीर में अन्य बीमारियों के होने की भी आशंका बनी रहती है। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में इस प्रकार के किसी भी परीक्षण किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि रोगी के द्वारा व्यक्तिगत रूप से खान पान, रहन सहन की आदतें तथा शारीरिक प्राण शक्ति एवं अवस्था के बारे में जानना जरूरी होता है। रोगी की जीवन शैली, दिनचर्या इत्यादि द्वारा स्वास्थ्य स्तर की जांच करना ही प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा किया जाने वाला वास्तविक निदान है। इस प्रक्रिया के माध्यम से रोगी को महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं, जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त कर सकता है। इस चिकित्सा प्रणाली के माध्यम से व्यक्तियों को निदान प्रदान करने के साथ उन्हें शिक्षित करने का भी कार्य किया जाता है। रोग की परिभाषा और अर्थ। पूर्ण स्वास्थ्य की अनुपस्थिति ही रोग है। शरीर के अंदर एकत्र हुए विजातीय द्रव्य को प्रकृति द्वारा शरीर से निष्कासित किए जाने वाला प्रयास ही प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार रोग की स्थिति कहलाती है। अनुचित और अप्राकृतिक ढंग से लिए जाने वाले आहार विहार द्वारा स्वास्थ्य को खोना ही रोग है। मानव शरीर की पूर्ण कार्य प्रणाली में होने वाला किसी भी प्रकार के असंतुलन की स्थिति रोग कहलाती है। जल चिकित्सा के महान प्रवर्तक लुई कूने ने अपनी पुस्तक में न्यू साइंस ऑफ हीलिंग रोगों की एकता व उपचार की एकता पर यूनिटी ऑफ ट्रीटमेंट जोर देकर विश्लेषण किया है। डॉक्टर जोसेफ ने लिखा, डिसीजेस इन मैन फॉर सिंपली द रिजल्ट ऑफ डीकम्पोजिशन इन वन फॉर्म और अदर। मनुष्य में समस्त रोग एक या दूसरे रूप में सीधे तौर पर गंदगी का फल है। डॉक्टर डाई.ओ. लेविस एमडी ने वीक लंग्स में लिखा है, लोकल डिजीजेस इन एन इम्पॉसिबिलिटी, एवरी डिजीजेस मस्ट बी सिस्टमैटिक बिफोर इट कैन एज्यूम एनी लोकल एक्सपेंशन। स्थानीय रोग असंभावित है। प्रत्येक रोग स्थानीय रूप धारण करने के पूर्व संपूर्ण शरीर में अवश्य ही संबंधित रहेगा। शरीर में रोग उत्पन्न होने का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। रोग शब्द रूप धातु से निष्पन्न है, जिसका अर्थ पीड़ा, दुख, कष्ट आदि से है। इसका विवरण अथर्ववेद में मिलता है। शरीर के अंदर विजातीय द्रव्य का एकत्रित होना, जिसके लिए यक्ष्म शब्द का उल्लेख किया गया है। यक्ष्माणा सर्वेषां विषम रिवोचहमहम्। बिना संपूर्ण शरीर के रोग ग्रसित हुए रोग का कोई भी लक्षण स्थानीय रोग प्रकट नहीं हो सकता, जैसा कि डॉक्टर डनलेन ने फिलोसॉफी ऑफ द बाथ में कहा है, द फंक्शन ऑफ नो वन ऑर्गन कैन बी इम्पेयर्ड विदाउट इन्वॉल्विंग द होल सिस्टम इन द कॉन्सिक्वेंस। किसी भी एक अवयव की क्रिया संपूर्ण शरीर के खराब हुए बिना दोषपूर्ण नहीं हो सकती। इससे भी रोग की एकता प्रकट होती है। सभी रोग के लक्षण स्थानीय नहीं, संपूर्ण शरीर से संबंधित होते हैं। कृमि रोग का मुख्य कारण जो अन्न या जल के माध्यम से प्रविष्ट होकर शरीर को रोगग्रस्त करता है। रोग का तीसरा कारण है त्रिदोष, वात, पित्त और कफ। जब तक शरीर स्वस्थ रहता है, इसकी विषमता से शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। इसके बारे में ऋग्वेद में लिखा गया है,
यदि रोग की परिभाषा पर ध्यान देते हैं तो वह एक ऐसी दशा है जो जीवनी शक्ति को, अवधि तथा आनंद इन सभी दृष्टियों से सीमित कर देती है। रोग स्वास्थ्य की दशा से स्खलन है। व्यक्तियों का पारिस्थितिक अथवा प्राकृतिक संतुलन से वंचित होना रोगी दुखी बनाता है। कई बार ऐसा होता है कि संतुलन की स्थिरता बहुत कम होती है और निदान करने के साधन या उक्त परिवर्तन को लक्ष्य करने के जो साधन उपलब्ध होते हैं वे इतने अपर्याप्त होते हैं कि स्वास्थ्य में कमी को किसी रोग विशेष संज्ञा दे पाना असंभव होता है। विशिष्ट रोग का निदान आमतौर से तभी हो पाता है जब वे मनुष्य के आंतरिक वातावरण में ऐसे महत्वपूर्ण परिवर्तन उत्पन्न करते हैं जिनमें पीड़ा, ज्वर के आंतरिक वातावरण में ऐसे महत्वपूर्ण परिवर्तन उत्पन्न करते हैं जिनमें पीड़ा, ज्वर, दुर्बलता इत्यादि लक्षण प्रकट होते हैं। मैंने ये लाइन 2 बार रिपीट कर दी थी। ऐसी दशा में स्वास्थ्य को स्खलन बहुत व्यापक होता है। रोग के कारण जो भी हो, लेकिन दिलचस्प तथ्य यह है कि बहुत से मामलों में रोग के द्वारा उत्पन्न परिवर्तन लक्षण प्रकट करने के योग्य प्रभावपूर्ण नहीं होते। इसका स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि इस प्रकार लक्षणहीन अथवा अति स्वलय रोग का सरलता से निदान नहीं हो पाता। आयुर्विज्ञान और विशेष रूप से निरोधक आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में आधुनिक प्रगतियों के फलस्वरूप किसी प्रकार का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ने के बहुत पहले ही स्वास्थ्य से स्खलन के रूप में अधिकाधिक रोगों का निदान किया जा सकता है। रोग का शाब्दिक अर्थ है आराम अथवा सुख का अभाव, जिससे यह तथ्य महत्वपूर्ण हो जाता है कि स्वास्थ्य का मुख्य लक्षण अच्छा महसूस करना अथवा वातावरण के साथ पूर्ण संगति की अनुभूति करना है। यह अनुभूति अविश्वसनीय रूप से शरीर क्रिया तंत्रों के कार्य का परिणाम है। ये तंत्र भीतरी वातावरण का गतिविधि तथा कार्य क्षमता को सुरक्षित रखते हैं। बाहर के तत्व जो कि मूलतः शत्रु होते हैं, उनका सामना प्रभावपूर्ण तरीके से जिन संकुचित सीमाओं में आंतरिक समायोजन करने वाले तंत्र शरीर की सभी प्रणालियों के जरिए काम करते रहते हैं, खास तौर पर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा निःसृत हार्मोन के जरिए काम करते हैं। जीव के जीवित रहने के लिए उसके शरीर के तापमान को एक संकुचित परिसर के बीच रहना चाहिए और यदि उसे अधिकतम शरीर क्रियात्मक क्षमता के साथ अर्थात पूर्णतम स्वास्थ्य की अवस्था में रहना हो तो उसके शरीर का तापमान और भी संकुचित परिसर के भीतर रहना चाहिए। इसी प्रकार शरीर के द्रव्यों की अम्लता, हृदय का निकास तथा विभिन्न अंगों में रक्त का प्रवाह, ऑक्सीजन की शरीर के भीतर प्रवेश करने वाली मात्रा तथा कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, आंतों का संचालन तथा शरीर के अन्य कार्यों का एक निश्चित परिसर के भीतर होते रहना आवश्यक है। उपरोक्त तथ्यों से हम यह जान पाए हैं कि मनुष्य या कोई भी जीव जिस वातावरण में रहता है वह विरोधी वातावरण होता है। बाहरी वातावरण में ऐसे ढेर सारे प्रभाव मौजूद रहते हैं जो शरीर के आंतरिक नाजुक संतुलन और एक रूपता को नष्ट करने के लिए तैयार रहते हैं और यही रोगों का मूल कारण होता है। अत्यधिक या निम्न तापमान, उचित पोषक तत्वों की कमी और ऊर्जा प्रदान करने वाले ऐसे पदार्थों का अभाव जो शरीर के सामान्य क्रियाकलापों के लिए आवश्यक होते हैं। भौतिक और रासायनिक घटकों का ऐसा संयोग जो शरीर के लिए हानिकारक है। परजीवी सूक्ष्म तथा अति सूक्ष्म जीवाणुओं का संसार जो जीवित प्राणियों पर आक्रमण करते रहते हैं। और अंत में अनिवार्य रूप से घटने वाली वह जैविक घटना जिसके अंतर्गत शरीर में व्यय जनन तथा वयोवृद्धि से
ये सभी शरीर के संतुलन को बिगाड़ने के लिए बहुत हद तक उत्तरदायी होते हैं। रोगी शरीर की पहचान के बिंदु। पहला, शरीर में शारीरिक क्रियाओं का असामान्य होना। दूसरा, मीठी और गहरी नींद न आना। शौच क्रिया के दौरान मल का पतला या सख्त होना। 4, भूख का अभाव। 5, सिर दर्द का होना। 6, जल्दी क्रोध का आना। 7, किसी भी कार्य में अपने मन को स्थिर न कर पाना। 8, हमेशा आलस्य के भाव को महसूस करना। 9, किसी भी कार्य के दौरान जल्दी ही थकान को महसूस करना। 10, हमेशा चिड़चिड़ेपन के स्वभाव को महसूस करना। हमेशा मसालेदार और चिकनाई वाले खाने की इच्छा होना। भोजन के उपरांत भारीपन और भांति भांति की तकलीफें होना। 13, पेट का आकार छाती से बड़ा होना। 14, शरीर और त्वचा से दुर्गंध आना। 15, सिर में बालों या गंजापन रोगी शरीर का परिचालक है। वर्तमान समय में प्रचलित तरह तरह के मादक और नशीली दवाओं के सेवन का आदी होना। 17, शरीर के विभिन्न जगहों पर सूजन का होना। 18, चेहरे पर धब्बों, आंखों के नीचे काले धब्बे इत्यादि का होना। 19, जीवन में सकारात्मकता का अभाव और नकारात्मक विचारों का प्रबल होना। 20, अन्य मनुष्यों, प्राणियों और प्रकृति के प्रति विध्वंसात्मक कार्यों को किए जाने की प्रवृत्ति रखना। अब हम पढ़ेंगे रोग के प्रकार। सबसे पहले आता है सहजन्य रोग। माता पिता के शुक्र दोष के द्वारा रोगों की उत्पत्ति पाई जाती है, जिसमें मुख्य रूप से बवासीर, प्रमेह अथवा मधुमेह व कुष्ठ रोग इत्यादि पिता के अथवा माता के शुक्र में उत्पन्न हुए दोष के कारण पनपते हैं। 2, गर्भजन्य रोग। रोग के दौरान माता के द्वारा लिया गया मिथ्या आहार इसका मूल कारण होता है, जिससे शिशु में कुबरापन या अपंगता के आने की संभावना होती है। 3, जात जन्म रोग। जन्म होने से पहले जब उपचार दिया जाता है, उससे प्रभावित होकर पैदा होने वाले रोग को जातजन्य रोग कहते हैं। 4, पीड़ाजन्य रोग। चोट आदि से पैदा होने वाले रोग, अपंगता, हड्डी का टूटना, उसके द्वारा उत्पन्न अपंगता, क्रोध, शोक, भय व मानसिक रोग होते हैं। 5, कालजन्य रोग। इसमें ठंड, सर्दी आदि के अभाव से अथवा अन्य दोष के प्रभाव से शरीर की रक्षा न होने पर उत्पन्न रोग। 6, प्रभावजन्य रोग। गुरु या देवता की आज्ञा का उल्लंघन करने से उनके सांप से उत्पन्न रोग या श्राप होना चाहिए। गुरु या देवता की आज्ञा का उल्लंघन करने से उनके श्राप से उत्पन्न रोग। 7, स्वभावजन्य रोग। इसमें भूख, प्यास, ज्वर इत्यादि रोग स्वभावजन्य रोग होते हैं। अब आता है सारांश। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट हो गया कि केवल रोग की अनुपस्थिति को ही स्वास्थ्य जान होना कभी भी उचित नहीं है। स्वास्थ्य प्राप्त करने हेतु कुछ आचार विचार, नियम, सिद्धांत व आदतों तथा जीवन शैली का उचित रूप से पालन करते हुए उनकी मौलिक आवश्यकताओं को भी भली भांति जानकर जीवन का अंग बना लेना आवश्यक है। अन्यथा हमें पैतृक, दैनिक व भौतिक रूप से आने वाले रोगों को भुगतने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इन रोगों के आने के बाद किस प्रकार के संयम व आदतों को अपनाकर इनके आने वाले भयंकर परिणाम शरीर पर भुगतने से बचा जा सकता है। कुछ ऐसे बिंदुओं की भी चर्चा की गई जिनसे हमें ज्ञान हो जाता है कि हम रोगग्रस्त हो चुके हैं। यह रोगग्रस्त अवस्था किस प्रकार हमारे शरीर में प्रवेश करती है तथा प्रवेश करने के पश्चात हमारे शरीर को आतंकित कर उसे भयंकर पीड़ा प्रदान करता है। अब आते हैं अभ्यास हेतु प्रश्न। एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जो कि हमने जो चैप्टर पढ़ा है उसी के अंदर से निकाले गए हैं। स्वास्थ्य का अर्थ एवं परिभाषा का वर्णन करें, ये हमने पढ़ लिया है।
स्वास्थ्य के लक्षण एवं आवश्यक बिंदुओं की व्याख्या करें। ये भी हमने पढ़ लिया है। रोग से आपका क्या अभिप्राय है, इसके लक्षणों को समझाइए, ये भी हम पढ़ चुके हैं। 4. स्वास्थ्य एवं रोग का आपस में क्या संबंध है, रोग के कारणों का वर्णन करें, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अंत में आता है संदर्भ ग्रंथों की सूची। प्राकृतिक आयुर्विज्ञान राकेश जिंदल, प्राकृतिक स्वास्थ्य शास्त्र आचार्य शेषाद्री स्वामीनाथन, वृहद प्राकृतिक चिकित्सा डॉक्टर OP सक्सेना। आज के लिए इतना ही गाइस। नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट का लेके आऊं कमेंट करना। थैंक यू गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।